Hello everyone, welcome to Samriti Nursing Hub, your trusted learning partner for nursing education. Whether you are GNM, PSC, Post-Basic, MSc nursing student or preparing for NCLEX, NORCET, AIMS, ESIC, state nursing exams or other competitive exams, you have come to the right place. Here you will find easy to understand lectures, exam focused notes, clinical procedures, case studies, nursing care plans, health education, cues, and practical tips to help you learn with confidence. If you are passionate about nursing, don't forget to subscribe, hit the bell icon, and join our nursing Smriti Nursing Hub family. Together, let's learn, grow, and achieve success. One lesson at a time. Now, let's get started to today's topic. आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है विटामिन के या फाइटोनाइट्रिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। विटामिन के जिसे फाइटोनाइट्रिन या विटामिन के 1 भी कहा जाता है, यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन के हर प्रेग्नेंट वुमेन को रूटीनली नहीं दिया जाता। यह सिर्फ उन सिलेक्टेड मदर्स को दिया जाता है जो मैटरनल या फीटल ब्लीडिंग के रिस्क पर होती हैं, ठीक है, या फिर उनमें विटामिन के डेफिशिएंसी का डाउट रहता है। विटामिन के लिवर में क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में हेल्प करता है। इस वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को भी यह प्रिवेंट करता है और ट्रीट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि विटामिन के न्यूबॉर्न बेबीज़ को बर्थ के तुरंत बाद रूटीनली दिया जाता है ताकि विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग या वीकेडीबी को प्रिवेंट किया जा सके। इसी वजह से विटामिन के को ऑब्स्ट्रक्टिव और नियोनेटल केयर में एक इम्पोर्टेंट और एसेंशियल मेडिसिन के रूप में माना जाता है। इसके डेफिनेशन के बारे में, विटामिन के यानी फाइटोनाइट्रिन एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर 2nd, 7th, 9th और 10th की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। यह क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड को नॉर्मल तरीके से क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। इसलिए विटामिन के का यूज़ मदर्स और न्यूबॉर्न दोनों में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने और ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग बिकॉज इट हेल्प्स द लीवर टू प्रोड्यूस क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब बात करते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहले तो मैटरनल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो ब्लीडिंग के बाद ब्लीडिंग के रिस्क हो सकते हैं, तो इस रिस्क को कम करने के लिए विटामिन के दिया जाता है। दूसरा है कि विटामिन के डेफिशिएंसी को करेक्ट करता है, मतलब उसको ट्रीट करता है ताकि बॉडी में नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस वगैरह है वो सही तरीके से चल पाए। तीसरा है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करता है, मतलब बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से यह बचाता है। विटामिन के का एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हेमरेज के रिस्क को रिड्यूस करता है। जब डॉक्टर्स को लगता है कि इस मदर के अंदर डिलीवरी के बाद, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा हेमरेज है जो वो हो सकता है, उस वजह से भी यह ब्लीडिंग को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा असरदार साबित होता है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबीज़ में विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग को भी प्रिवेंट करता है और सिलेक्टेड मदर्स में डिलीवरी से पहले नॉर्मल कोगुलेशन को सपोर्ट करने के लिए भी इसका एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव माना जाता है। ड्रग नेम्स की अगर बात करें तो जेनरिक नेम में मतलब ये फिटोनाइट्रिन या विटामिन के 1 के नाम से भी जाना जाता है, और अगर ब्रांड नेम्स की बात करें तो यह कोनाकियोन, मिफाटियोन और एक्वा मिफाटियोन इंजेक्शंस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। थेराप्यूटिक क्लास की अगर बात की जाए तो यह एंटी हेमरेजिक एजेंट्स में आता है, ठीक है, और अगर फार्माकोलॉजिकल क्लास की अगर इसकी बात की जाए तो यह फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर आता है। इसकी अवेलेबल स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, मतलब मार्केट में इसका कितना डोज वगैरह जो है अवेलेबल है इंजेक्शन और टैबलेट के रूप में, तो इंजेक्शन के रूप में यह है 10 mg/ml,
मतलब एक एम्पुल के अंदर 1 ml जो है इंजेक्शन अवेलेबल होता है और उसमें 10 mg विटामिन K1 जो है अवेलेबल होता है। और टैबलेट फॉर्म्स में बात की जाए तो एक टैबलेट में 5 mg टू 10 mg तक ड्रग जो है अवेलेबल हो सकती है। डोजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में इसका यूज़ समझते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो विटामिन के एंटीनेटल सप्लीमेंट नहीं है, बट फिर भी प्रेग्नेंट वुमेन्स में दिया जा सकता है जिनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है देखी जा सकती है। ठीक है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन एंजाइम इंड्यूस्ड एपिलेप्टिक मेडिसिन जैसे कि फिनोटोइन, कार्बामेज़ेपाइन या फिनोबार्बिटोल जैसी मेडिसिन ले रही है तो डॉक्टर प्रेगनेंसी के लास्ट 2 से 4 वीक्स में 10 mg ओरली विटामिन के देना वंस अ डे प्रेफर करते हैं। यह रिकमेंडेशन मतलब हॉस्पिटल्स के हिसाब से या फिजिशियंस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, वैसे कॉमनली यही दिया जाता है। और न्यूबॉर्न्स में अगर बात करें तो जन्म के तुरंत बाद टर्म्स बेबी मतलब फुल टर्म बेबी, मतलब जो फुल टर्म बेबी डिलीवर हुआ है अपने नॉर्मल मंथ्स या नॉर्मल टाइम पीरियड कंप्लीट करके जो बेबी डिलीवर हुआ है उनको टर्म बेबी बोला जाता है। तो जन्म के तुरंत बाद टर्म बेबी के अंदर 1 mg इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन जो है दिया जाता है। और अगर बात करें प्री टर्म बेबी की या लो बर्थ वेट बेबी की, प्री टर्म का मतलब है कि जो 9 महीने से पहले ही डिलीवर हो चुका है। या लो बर्थ वेट बेबी की बात करें तो जो बेबी जो है वो अपने नॉर्मल बर्थ वेट मतलब जितने वजन का एक बच्चा जन्म लेना चाहिए उससे थोड़ा कम अगर ये डिलीवर हो रहा है तो उसमें 0.5 mg IM जो है यह इंजेक्शन दिया जाता है। इसके रूट्स की बात करें तो ओरली टैबलेट या सिरप फॉर्म में दिया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर यह दिया जाता है और आईवी देने की सिर्फ तब ज़रूरत होती है जब डॉक्टर को लगे कि इसके आईएम कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। और सबक्यूटेनियस रूप में भी ये है मतलब कभी कभी दिया जा सकता है या कभी कभी नहीं भी दिया जा सकता। इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें मतलब इसका एक्शन कब होना शुरू होता है तो आईएम मेडिसिन देने के बाद 1 से 2 घंटे में इसका काम शुरू हो जाता है। आईवी रूट से विदिन 1 आवर इसका काम शुरू हो जाता है। ओरल डोज में 6 से 10 घंटे इसको लग सकते हैं और इसका जो असर है वो 24 से 48 घंटे तक रह सकता है पेशेंट के अंदर। इसके स्टोरेज को देखें तो यह है रूम टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल हो सकता है। डायरेक्ट सनलाइट से इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, फ्रीज नहीं करना है कभी भी और बच्चों की से इसको दूर रखना है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं कि कहाँ जाके कैसे जाके ये एब्जॉर्ब होता है। ओरल विटामिन के इंटेस्टाइन में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन इसके लिए बाइल सॉल्ट्स को का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आईएम इंजेक्शन की बात करें तो यह रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद जाके ये मेडिसिन अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर। विटामिन के का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है मेनली और एक्सक्रीट होने के लिए मेनली फीसस से ये जो है बॉडी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, और थोड़ी सी अमाउंट में यूरिन से भी एक्सक्रीट हो सकता है। अगर इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो 1.5 से 3 घंटे की इसकी जो हाफ लाइफ है वो होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर जहाँ पर हमने आईएम इंजेक्शन लगाया है वहाँ पर थोड़ी रेडनेस, स्वेलिंग, पेन वगैरह दिखाई दे सकता है। पेशेंट को थोड़ा सा फीवर आ सकता है, स्किन रैशेज हो सकती है, नोज़िया देखने को मिल सकता है। बहुत रेयर केसेस के अंदर अगर बहुत सीवियर इंजेक्शन हो रहा है, ठीक है, या आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इसका गलत हो गया है तो एनाफिलिटिक रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। हाइपोटेंशन हो सकता है, मतलब पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। हीमोलाइसिस हो सकता है, मतलब एक्सेसिव डोज हमें दिख सकता है कि एक्सेसिव डोज न्यूनेट्स के अंदर गया है। तो ये कॉमनली इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं।
यूजेस की बात हमने पहले ही बहुत ज़्यादा कर ली है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसका यूज़ क्या होता है। प्रेगनेंसी में मेनली रूटीन मेडिसिन नहीं है, ये रूटीन में नहीं दिया जाता, ठीक है। जिन पेशेंट्स के अंदर, जिन मदर्स के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी नज़र आती है, सिर्फ उन्हीं मदर्स के अंदर यह दिया जाता है और मेडिकल सुपरविज़न के अंदर दिया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसको सेफ़ माना जाता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर को दिया जा रहा है तो सेफ़ माना जाता है। इसकी बहुत छोटी अमाउंट ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू पास होती है, पर बेबी के लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती, तो ये सही है देना। इंडिकेशंस की बात करें तो सेम है कि जिनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है उनमें यह दिया जाएगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में दिया जा सकता है। मैटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए दिया जा सकता है। एंटी एपिलेटिक थेरेपी अगर किसी पेशेंट की चल रही है, किसी मदर की, प्रेग्नेंट मदर की चल रही है, तो उसमें यह दिया जा सकता है। और न्यू बॉर्न्स में विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए मेनली यह दिया जाता ही है। इसके अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो पहले अगर किसी को प्रेगनेंसी है और उसमें उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो चुकी है, तो उस प्रेगनेंसी में से नहीं दिया जाएगा। विटामिन के या उसके फॉर्मुलेशन से अगर किसी को एलर्जी है तो उसमें यह नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को यह देने के बाद सीवियर लीवर डिसीज़ वगैरह हो रही हैं तो उसमें नहीं दिया जाएगा। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन भी तभी किया जाता है अगर किसी को आईएम से बहुत ज़्यादा रैशेज़ या रेडनेस वगैरह दिखाई दे रही है, तो उन केसेस में यह जो है प्रिवेंट करना चाहिए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हमें फिजिशियन के डॉक्टर को बहुत अच्छे से वेरीफाई करना है। राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम का हमें ध्यान रखना है। ब्लीडिंग हिस्ट्री को हमें पता करना है, ठीक है। और लेबोरेटरी रिपोर्ट्स का हमें ध्यान रखना है। पेशेंट की पीटी रिपोर्ट कैसी है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग उसका कैसा है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो वगैरह कैसी है, तो ये इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। और पेशेंट की एलर्जी हिस्ट्री को हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि पेशेंट को पहले इस मेडिसिन से कोई एलर्जी तो नहीं हो रखी है। ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन हमें प्रिस्क्राइब्ड रूट का ध्यान रखना है और उसी दौरान हमें पेशेंट के वाइटल्स वगैरह चेक करते रहने हैं। और इंजेक्शन जहाँ दिया जा रहा है वहाँ कोई रेडनेस, स्वेलिंग, पेन वगैरह तो पेशेंट को नहीं है, और पेशेंट को इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से समझाना है। एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद, मतलब इंजेक्शन देने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है कि उसे कोई एलर्जी तो नहीं शो हो रही है, और उसके जो भी कोगुलेशन प्रोफाइल्स वगैरह हैं, मतलब ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो दोबारा करवानी है। और जो भी उसका डोज, रूट, टाइमिंग या पेशेंट का जो भी रिस्पॉन्स था उसे अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है। पेशेंट को हमें किन बातों के लिए समझाना है वो ये है कि विटामिन के ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब ब्लड को नॉर्मल तरीके से क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। ये पेशेंट को हम समझा सकते हैं। अगर इसको इंजेक्शन के रूप में लगाया जाए तो इसमें थोड़ी सी पेन या स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है या चक्कर आ रहे हैं या उसे बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है, तो इन बातों के लिए उसको डॉक्टर को बताना, इन्फॉर्म करना है। और विटामिन के सप्लीमेंट्स अगर उसे दिए जा रहे हैं तो खुद से उसे बंद नहीं करने हैं, हमेशा डॉक्टर के एडवाइस पर बंद करने हैं। या अगर उसे कोई तकलीफ़ हो रही है तो डॉक्टर को दिखाना है। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स के लिए पेशेंट को डॉक्टर के पास आते रहना है। इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो यूजेस की तरह ही इसके एडवांटेजेस हैं कि ये नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मैटरनल हेमरेज के रिस्क को प्रिवेंट करता है, न्यू बॉर्न्स के अंदर वीकेडीबी की डिसीज़ को जो है ये प्रिवेंट करता है, और सेफ और हाईली इफेक्टिव जो है ये मानी जाती है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो यह रूटीन प्रेगनेंसी सप्लीमेंट नहीं है, इसीलिए बहुत ध्यान से दिया जाता है इसे। और इसे देने के बाद थोड़ी एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह जो है देखने को मिल सकती हैं। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से हेल्थ केयर सुपरविज़न के अंदर यह आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करना है इसका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है विटामिन के का एक्सेसिव या अननेसेसरी यूज़ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन हमेशा क्लिनिकल इंडिकेशन के अकॉर्डिंगली ही दी जानी चाहिए। हमारे टॉपिक को आज हम समराइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। विटामिन के 1 या फिटोनैडियोन
फैट सोल्यूबल विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। यह लीवर के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड, सेवन्थ, नाइन्थ और 10th की सिंथेसिस को प्रमोट करता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। और यह रूटीन मेडिसिन नहीं है। सिलेक्टेड हाई रिस्क वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर यह दिया जाता है जहाँ पर विटामिन के की डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। और न्यूबॉर्न्स के अंदर यह इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है जस्ट बर्थ के तुरंत बाद, ताकि वीकेडीबी विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया जा सके। और इसका सेफ यूज़ के लिए इसके प्रॉपर असेसमेंट, करेक्ट डोज, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और एक्यूरेट नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद करने के लिए फार्माकोलॉजी, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विटामिन के से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से देखे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक नर्सिंग टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर लिखें। हो सकता है अगला वीडियो आपके सजेशन पर हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और स्टे हेल्दी। थैंक यू।